अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, यह स्टैंडर्ड अप्लाई होता है कंपनीज पर, लेकिन एक कंपनी पर अप्लाई नहीं भी होता है, वो है स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, उन पर यह अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा जो नॉन कंपनीज हैं, अदर जैसे पार्टनरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप या नॉन कंपनीज ही बोलना चाहिए, जो नॉन कंपनीज हैं उनमें ये अप्लाई नहीं होता है। किन पर अप्लाई नहीं होता? लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 की एंटिटीज पर ये अप्लाई नहीं होता, यानी वो एक एक्सेप्शन है, बाकी सब पर अप्लाई होता है। अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट लेवल 2, 3, 4 कंपनीज में अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट एसएमसी। हाँ, जो कंपनीज इंड एएस लगाती हैं, जो इंड एएस लगाती हैं, दे डू नॉट अप्लाई AS 17, उनको AS 17 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके बाद मजनू भाई कह रहा है लेवल 1 के लिए भी एक्सेप्शन थी। जी नहीं, लेवल 1 तो सबको अप्लाई करना पड़ता था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि AS 17 की सेगमेंट रिपोर्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर कि हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसको? टू यूजर्स। किस चीज के बारे में? परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए, ताकि वो लोग एनालिसिस अच्छे से कर पाए। हम उसके लिए उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हम बाद में देंगे सेगमेंट रिपोर्ट में जाकर। उसमें 7 बातें बताएंगे और 2 बातें बताएंगे। वो हम मानते हैं कि वो उनके परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, रिपोर्ट चेक के लिए चाहिए होता है। सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए हमको अपने पास कुछ काम होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हैं, अप्लाई करना पड़ता है। स्टेप 1 पे हमें अपने पास सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये आइडेंटिफाई सेगमेंट्स करने का जो काम होता है, ये कौन आइडेंटिफाई करती है? एंटिटी से आइडेंटिफाई करती है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं होता है। इसका मतलब हम अपने पास सभी पर अप्लाई करते। देखो, आप अननेसेसरी बीच में ना वीडियो में क्वेरी भेज रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेवल 1 पर अप्लाई होता है, सब पर होता है, 2, 3, 4 पर नहीं होता है। अब इसके ऊपर अगर बार बार बोले कि ये है वो है, तो रोहित इससे फ्लो क्या हुआ? खराब। ये वीडियो आपको ही खराब लगेगा जब आप रिवाइज करोगे तो, ठीक है ना? डू नॉट डिस्टर्ब, कंटिन्यू टू लिसन, दैट्स इट। तो आइडेंटिफाई सेगमेंट्स, और उसके अंदर हम एंटिटी आइडेंटिफाई करती है। जब ये सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो हमारे पास 2 तरह के सेगमेंट्स हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं बिजनेस सेगमेंट्स, या हो सकते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। जो ये सेगमेंट्स होते हैं, इनमें इनको हम अपने पास कंपोनेंट्स बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस है। इनके अंदर एक खासियत क्या होगी कि इनका हर एक का सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न होगा। इसका मतलब वो सेगमेंट आपस में सिमिलर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न। तो उन सेगमेंट्स का सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न होता है, हम उन कंपोनेंट्स को देखते हैं। हम अपने पास जब बनाते हैं बिजनेस सेगमेंट, तो बिजनेस सेगमेंट्स के लिए हम कुछ बेसिस देखते हैं। तो बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर बेसिस क्या होते हैं? बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर आमतौर पे जो बेसिस होता है वो प्रोडक्ट होता है, कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, या हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हो सकते हैं, या हमारा डिफरेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हो सकता है। यानी हम रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के हिसाब से सेगमेंट बना सकते हैं, कंज्यूमर के हिसाब से बना सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से बना सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हैं। कंज्यूमर जैसे हमने बिजली कंपनी का एग्जांपल लिया था कि इंडस्ट्रियल है, रूरल है, या हमारे पास डोमेस्टिक है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हमने कहा कंपनी पे कई तरह के कानून लगते हैं, जैसे कि बैंकिंग लॉ लगता है, जैसे इंश्योरेंस लॉ लगता है, जैसे कि ट्राई लगता है, उनके हिसाब से सेगमेंट बना सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कर सकते हैं, हैंडमेड है, मशीन मेड है, या प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकता है कि प्रोडक्ट ABCD हो सकते हैं। वैसे अपने पास हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी बना सकते हैं। ये सारा काम किसका होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं होता। ये सारा काम किसका होता है? एंटिटी का होता है। हमने आपको कहा ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स को हम जब बनाएंगे, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स के अंदर भी बेसिस क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है लोकेशन ऑफ कस्टमर हो,
या लोकेशन ऑफ एसेट्स हो, या इसमें हमारे पास करेंसी का बेसिस हो सकता है। ये हमारे पास एक एस्पेक्ट है जो हमसे सेगमेंट्स को बनाने के लिए पूछा जा सकता है। जब आपने सेगमेंट्स बनाने के लिए ये क्वेश्चंस को देखा था तो इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन जो था वो एकमात्र क्वेश्चन है आपकी किताब में, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ बुक। तो ये क्वेश्चन इकलौता इस मुद्दे को डील करता है, बाकी इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का ज्यादा फोकस नहीं होता। स्टेप नंबर 2 पर हम जब आते हैं तो फिर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये आइडेंटिफिकेशन भी कौन करता है, ये भी एंटिटी आइडेंटिफाई करती है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा डोमिनेंट रिस्क कौन सा है। डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली रिस्क कौन सा है। डोमिनेंट रिस्क किसका हो सकता है, अगर बिजनेस सेगमेंट्स का है तो आप इसकी प्राइमरी रिपोर्ट बनाएंगे, इसकी प्राइमरी रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर आप ज्योग्राफिकल की सेकेंडरी बनाएंगे। अगर आपको लगता है डोमिनेंट रिस्क ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स के ऊपर है तो प्राइमरी रिपोर्ट किसकी बनाएंगे, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स की, और बिजनेस सेगमेंट्स की क्या बनाएंगे, बिजनेस सेगमेंट्स की आप सेकेंडरी रिपोर्ट बनाएंगे। प्राइमरी रिपोर्ट ज्यादा डिटेल्ड होती है, सेकेंडरी रिपोर्ट डिटेल्ड नहीं होती है। इसके ऊपर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। फिर आता है हमारा स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, कि हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिपोर्टेबिलिटी के लिए आपके पास कुछ लिमिट्स बताई गई हैं। लिमिट्स क्या क्या बताई गई हैं, लिमिट्स 3 बताई गई हैं। कोई भी लिमिट, एनी लिमिट्स अगर हम पार कर लेते हैं तो हमारा सेगमेंट रिपोर्टेबल कहलाता है। पहली लिमिट क्या है, 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। हम इसके अंदर देखते हैं 10% और मोर ऑफ द टोटल सेगमेंट रेवेन्यू, या हम देखते हैं 10% और मोर ऑफ द टोटल सेगमेंट एसेट्स, या हम देखते हैं 10% और मोर ऑफ द टोटल सेगमेंट रिजल्ट। हम जब रिजल्ट की बात करते हैं तो हम टोटल प्रॉफिट को देखते हैं या हम टोटल लॉस को देखते हैं, विच एवर इज हायर। जो इनमें से हायर होता है उसके बेसिस पे करते हैं। सेगमेंट रिपोर्टेबिलिटी के लिए एक दूसरी कंडीशन भी होती है, वो ये होती है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेगमेंट ने लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में, इन प्रीवियस ईयर अगर उसने लिमिट पार कर ली थी, एनी लिमिट पार कर ली थी, तो इस साल भी क्या होगा, दिस ईयर ऑल्सो इट इज रिपोर्टेबल। वो इस साल भी रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपके साथ एक तीसरी बात करी थी। मैंने कहा था आपको अपने पास चेक करना पड़ेगा कि जब रिपोर्टेबल आपने चूज कर लिए तो चेक कर लो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को क्या करें, शुड शो, क्या शो करें, 75% ऑफ। ध्यान से 75% ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू नहीं, एक्सटर्नल रेवेन्यू। इसका मतलब वो हमारा एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% दिखना चाहिए। यह समस्या आपको उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आएगी जिन क्वेश्चंस में आपके पास कुछ सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कुछ नॉन रिपोर्टेबल है। वहां पर आपको चेक करना चाहिए कि रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। जिन क्वेश्चन में सारे के सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल है वहां पर तो ये लिमिट अपने आप पार हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो आपके पास, अगर ये लिमिट अटेन नहीं होती है, इफ लिमिट नॉट अटेन्ड, अगर हमारे पास ये लिमिट अटेन नहीं कर पाते हैं, देन आपकी चॉइस है, योर चॉइस, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो मोर सेगमेंट्स। आप और भी सेगमेंट को सिलेक्ट कर दो टू रीच, किस लेवल तक आपने जाना है, टू रीच 75% लेवल। आपको अपने पास 75% लेवल तक जाना होगा। इस मुद्दे के ऊपर भी हमारे इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे हैं वो किस कंटेक्स्ट में पूछे हैं, मैं उसके बारे में आपके साथ बात कर लूं। दैट इज, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 291 है, क्वेश्चन नंबर 285 है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 162 है। ये मैंने क्वेश्चन आपको शायद अभी तक दिया नहीं है तो आप इसका होमवर्क हो गया आपका। 163 है और क्वेश्चन नंबर 24 है, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट यहां पर देता है।
लिमिट नॉट अटेन्ड, तो आपको अपने पास और सिलेक्शन करनी पड़ती है। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नो क्वेश्चन। इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसका मतलब हमारे पास इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। इस पर आपका एक क्वेश्चन पीडीएफ में है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। फिर हमने आपके साथ कुछ बात करी कि जब आप अपने पास इन चीजों को यहां लिखते हैं तो यहां पर आपको कुछ मीनिंग भी समझने पड़ते हैं कि किसके अंदर क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो मीनिंग्स के अंदर हमने आपके साथ क्या क्या मीनिंग बताया। हमने आपको रेवेन्यू का मतलब बताया। तो रेवेन्यू में क्या क्या चीज आएगी, इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू आएगा, प्लस एलोकेटेड रेवेन्यू आएगा, जो आपने रेवेन्यू एलोकेट कर दिया, प्लस इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी इसके अंदर आएगा। इन तीन को अपने पास यहां पर लेकर आते हैं हम लोग। जब रिजल्ट की बारी आती है तो रिजल्ट के अंदर हम लोग कहते हैं कि सेगमेंट रेवेन्यू तक तो आपने लिखा ही था, इसमें से जब आप सेगमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल कर आता है। जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो कौन कौन से एक्सपेंस है, एक तो वही एक्सपेंस है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, वो यहां पर आएंगे। फिर इसके बाद हमने कहा कि आपके पास यहां पर भी एलोकेटेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। फिर हमने कहा कि यहां पर भी इंटर सेगमेंट के एक्सपेंसेस आ सकते हैं। कौन से खर्चों को हम खर्चा नहीं मानते, हम हेड ऑफिस के खर्चों को अपना खर्चा नहीं मानते, इंटरेस्ट को अपना खर्चा नहीं मानते, टैक्स को अपना खर्चा नहीं मानते, और सार्थक हम अपने पास अगर कोई इसके अंदर इस खर्चों के अंदर कोई इंटर सेगमेंट प्रॉफिट है, इंटर सेगमेंट प्रॉफिट है, तो उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे किसी क्वेश्चन में ये आया नहीं है, बट आपकी क्वेरी थी और मैंने पहले भी नोट्स में लिखवा रखा है कि अगर कोई इंटर सेगमेंट प्रॉफिट है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके अलावा जब एसेट्स की बात आती है तो हम एसेट्स के अंदर क्या क्या लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, तथा इसके अंदर हम करंट एसेट्स भी लेते हैं। और इन एसेट्स के अंदर हम क्या नहीं लेते, डू नॉट इंक्लूड, इसमें भी हम क्या इंक्लूड नहीं करते, हम इसमें टैक्स एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, या हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इस कंटेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन आपके पास था, जिस क्वेश्चन में आपने अपने पास देखा था कि आपको अपने पास क्या करना चाहिए, और वो था क्वेश्चन नंबर 161 एंड क्वेश्चन नंबर 26। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और एक क्वेश्चन आपको नहीं कराया, और एक सेगमेंट रिजल्ट निकालने का भी क्वेश्चन था, वो था क्वेश्चन नंबर 159, जिसमें आपने सेगमेंट के रिजल्ट को भी निकाल करके देखा था। फिर इसके बाद हमने आपके साथ एक बात और भी करी थी। वो बात हमने ये करी थी कि आप अपने पास कोई भी इंटर सेगमेंट सेल की पॉलिसी बना सकते हैं। इंटर सेगमेंट प्राइस पॉलिसी ये ज्यादा भी मोर देन कॉस्ट की भी हो सकती है, लेस देन कॉस्ट की भी हो सकती है, इक्वल टू कॉस्ट की भी हो सकती है। जो भी पॉलिसी हो आपको उसका डिस्क्लोजर करना होता है, तथा वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। मतलब ये कि कंपनी पूरे साल फिर वही पॉलिसी फॉलो करेगी। इसके ऊपर भी आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, और इसके ऊपर आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसके ऊपर भी आपके पास एक और क्वेश्चन है 160, और इस पर भी आपके पास एक और क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन 251। फिर उसके बाद हम आपको जब यहां तक ले आए तो हमने कहा हमें अपने पास सेगमेंट की रिपोर्ट बनानी पड़ती है। सेगमेंट रिपोर्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी। तो जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी के अंदर हम 7 बातें रिपोर्ट करते हैं। वो 7 बातें कौन कौन सी है, सेगमेंट रेवेन्यू, जिसमें हम पूरी डिटेल्स नोट कराते हैं। डिटेल्स किस किस की होती है, जो ऊपर आपको बताई थी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एलोकेटेड और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू बताते हैं। इसके अलावा हम सेगमेंट का रिजल्ट भी डिस्क्लोज करते हैं। रिजल्ट कैसे होता है, रिजल्ट हमने जो ऊपर निकाला था EBIT वो लेते हैं, प्लस हम इसके साथ रिकंसिलेशन करके दिखाते हैं कि इसमें हेड ऑफिस का एक्सपेंस कितना है, इंटरेस्ट कितना है और टैक्स कितना है। ऐसे ही सेगमेंट रेवेन्यू में हम लोग अपना इंटर सेगमेंट रेवेन्यू को एलिमिनेट करके दिखाते हैं। इसके अलावा हम अपने पास सेगमेंट एसेट्स को भी दिखाते हैं। सेगमेंट एसेट्स के अंदर हम फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दिखाते हैं, तथा अनएलोकेटेड एसेट्स को जोड़ के टोटल एसेट के साथ मैच करके दिखाते हैं।
इसके अलावा सेगमेंट लायबिलिटी को भी दिखाते हैं और सेगमेंट लायबिलिटी में भी यदि कोई अनएलोकेटेड लायबिलिटी है तो उसको जोड़कर टोटल लायबिलिटी से मैच करके दिखाते हैं। इसके अलावा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, जो कि क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इसमें और कुछ नहीं, मैचिंग मैचिंग कुछ नहीं करनी होती। वैसे ही डेप्रिसिएशन और अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी हम शो करते हैं, डाटा है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसके अंदर हमको अपने पास ऐसा करना होता है। सेकेंडरी रिपोर्ट के अंदर हम दो ही चीज दिखाते हैं, एक तो दिखाते हैं एक्सटर्नल रेवेन्यू और एक दिखाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान ये रखना होता है कि इसके अंदर अगर प्राइमरी में बिजनेस सेगमेंट्स आए हैं तो यहाँ ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स आएंगे, और अगर प्राइमरी में ज्योग्राफिकल है तो यहाँ प्राइमरी सेगमेंट्स आएंगे। हम यहाँ पर अपने पास कहीं पर भी एलिमिनेशन का कॉलम नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पर अपने पास जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उन सबकी डिटेल्स को नोट करके डिस्क्लोज कर देते हैं। इसके ऊपर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 27। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन प्लस पीडीएफ के अंदर भी क्वेश्चन दिए हैं, तो आप पीडीएफ के अंदर से भी क्वेश्चन इसके ऊपर देख सकते हैं। तो हमने अपने पास आपको ये सब क्वेश्चंस बताए, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का अरेंजमेंट भी दिख गया और आप अब इसको जब भी चाहे रिवाइज कर सकते हैं। बंद कर दीजिएगा।